हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आईआईटी जाम 2024 के लिए लास्ट 40 डेज में क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है। आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखना है, देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, और आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है तो आपका एग्जाम भी अच्छे से होगा। ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या क्या करना है, देखो। अभी तक आप लोगों का अच्छा खासा सिलेबस कवर हो चुका होगा। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें आपको दिक्कत आ रही होंगी, जिसका प्रिपरेशन आपका बाकी होगा। तो उसके लिए आपको अलग टाइम निकालना है न्यू टॉपिक के लिए। ट्राई करना है कि जो भी न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो आप फ्रेश माइंड में करो। ठीक है, फ्रेश टाइम पे, जो मतलब जैसे मॉर्निंग के समय हमारे दिमाग में, माइंड में कुछ बाकी चीजें नहीं चल रही होती है, तो उस टाइम पे हम जल्दी से गेन कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन रिवीजन के लिए टाइम निकालना है। अब रिवीजन कैसे करेंगे, मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हो स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की रिवीजन कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं, बस रिवीजन कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा टॉपिक हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, जहां से आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसे अच्छे से रिवाइज करिए। जैसे आप रिवाइज करोगे तो उसके क्या करना है, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। जितने आपके पास एग्जाम्पल्स है बुक के अंदर या फिर कुछ और मटेरियल आपके पास है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना और चेक करना है। ठीक है, आपके उसमें से कितने सही होते हैं, तो इसे कहते हैं सही रिवीजन। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करना है। सिर्फ टॉपिक पढ़कर, थ्योरी पढ़कर काम नहीं चलेगा, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है। तो न्यू टॉपिक के लिए अलग टाइम निकालिए, रिवीजन और उसके साथ में एग्जाम्पल, उसके लिए अलग टाइम निकालिए। ठीक है। तो ये याद रखना। दूसरा, डायरेक्शनल स्टडी। आप जो भी पढ़ रहे हैं भाई, कई बार हम ऐसा रहता है ना कि जो एग्जाम में आता ही नहीं है, जो टॉपिक बहुत कम वेटेज के लिए, और उसे ही हम ज्यादा समय देते हैं। आपको एक डायरेक्शनल स्टडी होना चाहिए, आपके दिमाग में एक मैप बनना चाहिए कि हाँ, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है और मुझे इतने दिन में इतने चैप्टर्स कवर करने हैं, इसमें ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो एक डायरेक्शनल आपकी स्टडी हो, ऐसा नहीं कि भाई अब एग्जाम के लास्ट 40 डेज है और रेफरेंस बुक लेकर बैठ गए। बहुत सारे हमारे दोस्त लोग होते हैं, उन्हें कोई बता देता है कि क्लेडन से क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट 40 डेज में क्लेडन लेकर बैठते हैं, नाम लेकर बैठते हैं। ऐसा नहीं करना। अब आपके पास बुक पढ़ने का समय नहीं है, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है बस उसे फॉलो करें। एक डायरेक्शनल में जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी के साथ में पढ़ाई करना है। ठीक है। तो याद रखना, आपको डायरेक्शन से भटकना नहीं है। बहुत सारे आपके दोस्त लोग आपको बताएंगे ऐसे पढ़ाई कर, वैसे कर, लेकिन कुछ नहीं करना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्योंकि ये टाइम रिवीजन करने का है। आप अगर थोड़ी सी भी अगर डायरेक्शन अगर चेंज कर लेते हैं तो फिर आपका बहुत लॉस होने वाला है। तो याद रखना, डायरेक्शनल स्टडी हमारी होना चाहिए। उसके बाद में एनालाइज टॉपिक विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू। अब जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल होता है, तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए। जैसे कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर हम कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हर एक का एक स्ट्रॉन्ग जोन, एक वीक जोन होता है। जैसे मान लो मेरा ऑर्गेनिक एक स्ट्रॉन्ग जोन है, इनऑर्गेनिक भी मैं अच्छा खासा कर लेता हूँ, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री का अच्छा खासा नहीं कर पाता हूँ, मुझे न्यूमेरिकल से डर लगता है। तो ऐसे ही आपका भी अगर कुछ स्ट्रॉन्ग जोन होगा तो देखिए वीक जोन पे थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अब जैसे ये रहा हमारा सिलेबस। अब जैसे मान लो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, जिसके अंदर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद में ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, नेचुरल प्रोडक्ट, एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके बहुत सारे आ गए इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अब आपको कैसा एनालिसिस करना है। ठीक है। आप क्या करोगे, पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है।
ये टॉपिक को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। रिएक्टिव इंटरमीडिएट नेम रिएक्शन, भर भर के यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। नेम रिएक्शन, अब इंटरमीडिएट जितने भी इंटरमीडिएट है, कार्बोकटायन है, कार्बनायन है, कार्बिन है, नाइट्रीन है, फ्री रेडिकल बेंजीन, सबके नेम रिएक्शन अच्छे से होना चाहिए हमारे। रिएक्शन मैकेनिज्म SN1, SN2, E1, E2, ठीक है, E1, CB, SNI, ये सारे रिएक्शन हमें अच्छे से आना चाहिए। एडिशन रिएक्शन, रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी स्टेप दिया जाएगा और रिएजेंट दिए जाएंगे या फिर रिएजेंट पूछे जाएंगे तो हमें आना चाहिए, ठीक है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में आपको डील्स-ऑर्डर रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये एनालाइज आप कैसे करोगे, तो आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको देखना है, समझना है कि कहां से, कौन से टॉपिक से, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, कौन से रिएक्शंस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में तो बहुत सारे रिएक्शंस है, लेकिन आईआईटी जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना आपको क्या करना है भाई, एनालाइज करना है। जैसे पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में आपके इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से, साइक्लोएडिशन रिएक्शन से, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं वो आते हैं भाई साइक्लोएडिशन से। इसका मतलब मुझे साइक्लोएडिशन सबसे पहले करना है, बाकी के हो या ना हो, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते ज्यादा, कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन साइक्लोएडिशन रिएक्शन ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। ऐसे हर एक टॉपिक में आपको मिल जाएगा, ये आपको ढूंढना है, या आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको नंबर ऑफ पोजीशंस जो है, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी, रिएक्टिविटी, उनकी पोजीशन, ये आना चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीवाईक्यू सॉल्व करिए और उसका एनालिसिस करिए कि कौन से टॉपिक से, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चंस आए। सेम ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में करना है आपको। और अभी जो आपके लास्ट 40 डेज में, इसमें ना ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन के लिए टाइम देना है। अब नया टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है। मान लो चलो भाई कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रह जाता है, तो उसके लिए बस आप समय निकालो जो मैंने पहले बताया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय आपका जो रहने वाला है रिवीजन के लिए रहना है। जितना आज आप इफेक्टिवली रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और एग्जाम के टाइम रिवीजन ही आपकी मदद करेगा, याद रखना, ठीक है। तो अब आपको नए टॉपिक पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा बस आपको रिवाइज करना है और एग्जाम्पल उसके सॉल्व करना है, उसे कहते हैं सही रिवीजन। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अब पीवाईक्यू सॉल्व करना है। सॉल्व पीवाईक्यू, आपको आईआईटी जाम के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर देने। पीवाईक्यू करने से आपको एनालिसिस भी हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी अच्छी खासी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको सीक्वेंस बताया। आईआईटी जाम के पीवाईक्यू तो आपको करना ही करना है, उसके साथ में गेट के पीवाईक्यूज भी करना है। सर गेट के पीवाईक्यू, आईआईटी जाम का एग्जाम दे रहे, गेट के पीवाईक्यू क्यों बता रहे? तो गेट के पीवाईक्यू इसलिए कह रहे क्योंकि आईआईटी जाम के एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? आईआईटी। और गेट के एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? आईआईटी कराता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आईआईटी जाम का और गेट का पैटर्न लगभग सेम ही है। वहां पर भी एमएसक्यू एनईटी टाइप आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है रिपीट होने के। याद रखना आईआईटी जाम में आप लोगों ने अगर एनालिसिस आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा अरे ये क्वेश्चन तो आईआईटी जाम में आया। मैंने खुद एनालाइज किया है कि गेट के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है। जब गेट के हो जाते हैं तब आपको सीएसआर के करना है। अगर आप इतने पीवाईक्यूज कर लो ना, ठीक है। अब देखो गेट में और सीएसआर नेट का सिलेबस है ना थोड़ा सा वास्ट है, आईआईटी जाम से थोड़ा सा अपग्रेड है, लेकिन आपको इतना पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैंने आपको ब्रैकेट में लिखकर भी दिया है कि जो आईआईटी जाम में सिलेबस में जो चैप्टर दिए गए, जो पॉइंट्स दिए गए, बस उसके पीवाईक्यू देखिए, ठीक है। ये वाले जैसे अभी हमने देखा डील-सल्डर रिएक्शन, तो उसके पीवाईक्यू, ऐसा नहीं कि सिग्मा ट्रॉपिक के कर रहे, इन रिएक्शंस के कर रहे। जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते उस टाइप के, उस वैरायटी के आपको क्या करना है, सीएसआई नेट के गेट के पीवाईक्यू जरूर करके जाना है। और मैं बता दे रहा हूं, अगर आप ये आईआईटी जाम के पीवाईक्यू, गेट पीवाईक्यू, सीएसआई नेट पीवाईक्यू अकॉर्डिंग टू आवर आईआईटी जाम सिलेबस, अगर आप एनालिसिस करके अच्छे से निकाल लेते हो, अच्छे से सॉल्व करते हो ना, आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल, तीनों में आपको यही सीक्वेंस, यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, ठीक है। आगे आते हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी।
रेक्टिफाई मिस्टेक, जो भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है। ऐसा नहीं कि डाउट है भाई चलो गलती हो गई, ठीक है, अगली बार से याद रखेंगे, नहीं, उसे बार बार याद रखना है कि हाँ मैंने ये गलती हुई थी। एक बार गलती होना भाई उसे गलती कहते हैं, बार बार वो गलती नहीं होना चाहिए, फिर वही गलती हमारी मार्क्स लेकर जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी हमारे एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त गलती हो रही है, हम मिसकंसेप्ट लगा रहे हैं, हमारा कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस चीज को याद रखें, उसके ऊपर मेहनत करें, उसे स्टार करके आप एग्जाम से पहले उसे जरूर देख कर जाए, ठीक है। चलो, मेक अ शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज इट। अब देखो आपको ऑर्गेनिक भी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ना है, फिजिकल भी पढ़ना है। अब एग्जाम से एक दिन पहले आप क्या तीनों सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना ही पड़ेगा। अगर मान लो आपको एक दिन में अगर पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, तो आप नोटबुक थोड़ी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। जैसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपके 5 से 6 पन्ने में आना चाहिए, ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आना चाहिए। बस 5 से 6 पेज में आपका एक चैप्टर आना चाहिए। तो ऐसे आपके कितने पेजेस हो जाएंगे ऑर्गेनिक के? मान लो 30-35 पेजेस, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन पूरा सिलेबस आप नहीं पढ़ सकते। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को बनाना है। बनाने के बाद में सिर्फ बनाकर रखने देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस उसे कलर के पेन से एक अच्छा डेकोरेशन वगैरह करके उसे बनाते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है। उसे बार बार रिवाइज करना है, या तो बनाने का कुछ मतलब नहीं होगा, ये बार बार रिवाइज करना। चलो आगे, अब देखो अब आपको एनईटी टाइप, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एनईटी टाइप में अगर मैं बात करूं तो आपको मोस्टली फिजिकल के और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। एमएसक्यू में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, ठीक है, याद रखो। जैसे आपको ऑर्गेनिक में पूछा जाएगा नंबर ऑफ डाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स, ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा और पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री आएगा, और एमएसक्यू से आ जाता है तो रिएजेंट आएगा। यू फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपको लास्ट समय में, जैसे मान लो आपका बचा हुआ है 1 मंथ तकरीबन, अब 10 दिन तो आप नए टॉपिक में दे सकते हो, लेकिन जब 1 मंथ आपका लास्ट का बच जाए तो आपको फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और यहाँ पर क्या लिखा है देखो, बेस्ड ऑन आईआईटी जाम एग्जाम पैटर्न, जो आपका आईआईटी जाम का एग्जाम का पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के हिसाब से जो टेस्ट बनी हुई है उसे ही देना है, तब आपका कुछ जाके फायदा होगा, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होना चाहिए, टॉपिक वाइज नहीं बता रहा हूं मैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जैसे एग्जाम देते हो वैसे ही आपको मॉक टेस्ट देना, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है, और अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना है। और लास्ट में आपको पॉजिटिव रहना है। हर बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ख्याली पुलाव हमारे दिल में चलता रहता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे ये करना चाहिए। ऐसा नहीं करना है, आप जो भी कर रहे हो बस डायरेक्शनल स्टडी, मैंने बताया डायरेक्शनल स्टडी, और दूसरा है यहाँ पर स्टे पॉजिटिव, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है, थिंक लाइक ए प्रोटॉन एंड स्टे पॉजिटिव, आपको प्रोटॉन की तरह सोचना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हम निगेटिव मार्किंग से बचते हैं, ऐसे ही निगेटिव लोगों से आपको बचना है। बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स आपको बहकाएंगे, ये पढ़, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत पढ़, आप रेफरेंस बुक से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। जितना बताएगा उतना फॉलो करो, आपको अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप सबको जो लास्ट 40 डेज स्ट्रैटेजीज है अच्छे से समझ में आएंगी, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से ये प्लान को फॉलो करेंगे, टिप्स और ट्रिक्स जो भी बताया उसे अच्छे से फॉलो करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यह है पीवाईक्यू, आईआईटी जाम के पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करना, उसके बाद में गेट की पीवाईक्यू, और फिर सीएसआई नेट की, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लाइफ।